हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसमें हम लोग परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज दूसरे अध्याय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और साथ साथ रिएक्शन भी देखेंगे। तो आप लोग दूसरे अध्याय का रिवीजन आज करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। लेसन 2 है, विज्ञान का लेसन 2। अध्याय 2। तो आपके अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, सॉल्ट्स एंड बेसेस। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, एवं लवण क्या होते हैं। फिर आपको बताएंगे कि इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, कि इनके साथ रिएक्शन आपको एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो पहले आप यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल के बारे में। यहाँ अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। तो अम्ल, एसिड्स के बारे में आप लोग सबसे पहले जानेंगे और कंसेप्ट तैयार करेंगे। तो साधारण रूप से वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा लिटमस पेपर का भी कलर चेंज करते हैं, मतलब नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में चेंज कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, अम्ल कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ अम्ल क्या है। तो अम्ल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग नोट कर लेंगे किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हाँ, अब अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल एक प्रबल अम्ल। दुर्बल माने कमजोर और प्रबल माने मजबूत। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, तो आप जानेंगे कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो ऐसे अम्ल, प्रबल अम्ल के बारे में पहले जानेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं तथा प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, एग्जाम्पल याद रखेंगे यहाँ पर H2SO4, और कौन कौन आएंगे,
H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये जल में क्या होते हैं, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हो गए। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वीक एसिड, वीक एसिड। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते, इसी का अपोजिट, ये जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। ये जल में, ये अम्ल जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो आप लोग के डाउट क्लियर हुए कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण आपके सामने है। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं हो पाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, HCN हो गया, फिर एस्टिक एसिड CH3COOH, हाइड्रोजन साइनाइड, एस्टिक एसिड और आपका COOH, ये क्या हो गए, ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं, जिसका आप लोगों के सामने हमने उदाहरण दे रखा है। कुछ रिएक्शन देखेंगे बाद में, पहले इनकी जानकारी रखेंगे अपने माइंड में, कंसेप्ट में, इनके एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनेशन भी याद रखेंगे। आगे भौतिक और रासायनिक गुण देखेंगे, अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। यहाँ रिएक्शन पूछा जाता है कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं या भौतिक गुण क्या होते हैं। तो अम्ल आप लोगों ने जाना यहाँ से, अम्ल के प्रकार, दो प्रकार के, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। अब यहाँ देखेंगे अम्लों के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, याद रखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलय होते हैं। पहला गुण क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हमने जस्ट अभी स्टार्टिंग पॉइंट में ही बताया था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसका भौतिक गुण क्या हो जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, मतलब जल में घुल जाते हैं। दूसरा गुण है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल भी कर देते हैं। यदि लिटमस पेपर होता है, आपको थोड़ा लिटमस पेपर के बारे में बता दें। लिटमस पेपर होता क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो होता है यह एक प्लांट कहा जाए तो एक प्रकार का पादप है, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, कौन, लिटमस। और एक चीज और याद रखिए, लाइकेन क्या होते हैं, तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गस एंड फंगस, मतलब जो शैवाल और कवक के बीच सहजीवन होता है, उसी को हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन से ही लिटमस तैयार किया जाता है, जो एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक आते हैं, कुछ रासायनिक सूचक होते हैं, कृत्रिम संश्लेषित सूचक होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। तो आप लोगों ने अम्लों के भौतिक गुण में देखा, पहला गुण क्या था कि ये जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलय होते हैं। दूसरा गुण आप लोगों ने पढ़ा था कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। और भौतिक गुण इसका तीसरा क्या था स्टूडेंट्स, ये इनकी जो प्रकृति होती है, अम्लों की प्रकृति होती है संक्षारक, संक्षारक का गुण होता है। अर्थात अम्ल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं
इनकी क्रिया यदि कपड़ा से, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि से होने पर, मतलब ये कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि के संपर्क में आती है तो उन्हें नष्ट कर देती हैं। उसी गुण को क्या कहा जाता है? संक्षारक का गुण होता है। तो आगे देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। आगे हमारा टॉपिक होगा, पूछा जाता है कि अम्लों के रासायनिक गुण धर्म क्या है। तो अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अम्लों के रासायनिक गुण में क्या आप लोग स्टडी करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसकी क्रिया यदि किसी अलग अलग पदार्थों से होती है तो क्या क्या हमको प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर अम्लों के रासायनिक गुण में हम देखेंगे कि अम्लों की क्रिया किसके साथ? धातुओं के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया। इसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि धातु के साथ अभिक्रिया जब अम्लों की होती है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिएक्शन दीजिए, क्या होता है जब धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ होती है या अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ होती है तो क्या होता है। इसका आप लोगों को क्या देना होता है? रिएक्शन देना होता है। तो संक्षारक का गुण है तो संक्षारित करेंगे अर्थात उन्हें नष्ट करेंगे। रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर आयरन हम लिख लेते हैं, आयरन ये ठोस अवस्था में है। इसकी क्रिया किससे होगी स्टूडेंट्स? तो अम्ल से होगी। किस अम्ल से? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसकी क्रिया किससे हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो रही है, जो एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? तो प्रोडक्ट मिलेगा फेरस क्लोराइड, FeCl2, FeCl2। और क्या मिलेगा? और मिलेगा यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या होगी? विस्थापित होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, जाना यहाँ पर कि जब आयरन की क्रिया किससे हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। जबकि दूसरा है जिंक की क्रिया किससे हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी, जिंक की क्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल से। जिंक की क्रिया हो रही है सॉलिड स्टेट में है सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4, एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में है। क्या बनेगा? तो जिंक का सल्फेट बनेगा, जिंक का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, ZnSO4, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, ये एक्वस फॉर्म में है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जाना कि जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाता है कि क्या होता है जब अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ होती है। तो ये आप लोगों ने रासायनिक गुणधर्म देखा किसके साथ? अम्लों की क्रिया धातु के साथ। आगे हम पढ़ेंगे किसके साथ? कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया किसके साथ? कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ। CO3, कार्बोनेट मतलब CO3। तो यहाँ पर आप लोग रिएक्शन लिख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ? अम्ल के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ, तो धातु कार्बोनेट है, यहाँ लिख लेंगे धातु
कार्बोनेट। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछ सकता है, धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया होती है तो क्या होता है। ये भी रिएक्शन आप लोगों को देना होता है। तो धातु कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स, इसकी क्रिया हो रही है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। एक्वस फॉर्म में है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड फॉर्म में है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, मतलब क्या बनेगा, तो इसका रिजल्ट आप लोग देख लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा स्टूडेंट्स। और क्या बनेगा, और बनेगा जल, एक्वस फॉर्म में है, अवस्था क्या है, एक्वस है। और बनेगा यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों ने यहाँ पर जाना कि कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल से होती है तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, जल भी बन रहा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसीय अवस्था में है। तो ये रिएक्शन याद रखेंगे कि धातु कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल के साथ होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आगे हम पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्लों के रासायनिक गुण में अम्ल की क्रिया किससे, धातु ऑक्साइड के साथ। धातु ऑक्साइड के साथ देखेंगे। रिएक्शन विथ धातु मेटल ऑक्साइड्स। तो अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। मतलब जो अम्ल होते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया किससे होगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया होगी HCl से, HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और जल, कैल्शियम क्लोराइड और क्या बनेगा, जल बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड और जल, इसको संतुलित कर लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। जैसे एक और रिएक्शन देख लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, किसकी, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या बनेगा यहाँ पर, तो मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा और जल यहाँ से विस्थापित होगा, जल यहाँ से निकलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो आप लोगों ने देखा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट और जल बन रहे हैं। आगे हम देखेंगे किसके साथ, आगे रिएक्शन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे है अम्लों का उपयोग देख लेते हैं। यूजेस ये भी पूछा जा सकता है कि अम्लों का उपयोग क्या है, लिखिए। तो अम्लों का उपयोग देख लेंगे। यूजेज ऑफ एसिड्स, अम्लों के उपयोग में जानेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का पहला, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4,
इसका यूजेस क्या है? तो इसका यूजेस जानेंगे कि यह जो सल्फ्यूरिक अम्ल है लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयोग किया जाता है। किसमें किसमें इसका उपयोग होता है स्टूडेंट्स, जानेंगे आप लोग। पहला होता है लेड बैटरियों में, बैटरी में लेड जो बने होते हैं उनमें होता है इसका उपयोग, और पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में होता है। दूसरा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग HNO3, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जानेंगे। इस अम्ल का उपयोग सोने व चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक बनाने में भी इस अम्ल का उपयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है इस अम्ल का उपयोग स्टूडेंट्स? तो सोने और चांदी जो होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उसके शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। और किस में किया जाता है? तो औषधि बनाने में, मतलब दवाइयों को बनाने में, और खाद बनाने में, मतलब उर्वरक बनाने में, और किस में होता है? और विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लियर? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग आप लोगों ने यहाँ पर जान लिया। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक सोडिक अम्ल कहा जाता है। किससे बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल से बनाया जाता है। सोडिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल से बनाया जाता है, जिसका KNO3 सूत्र है। KNO3 सोडिक अम्ल कहलाता है। ये नाइट्रिक अम्ल से ही बनाया जाता है, ऐसे सोडिक अम्ल भी कहते हैं। तो कहीं सोडिक अम्ल पूछ दे उसका सूत्र तो क्या हो जाएगा? KNO3 हो जाएगा। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जानेंगे। जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, HCl। हाँ, इसका उपयोग जानेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योगों में, कपड़ा रंगने के लिए होता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग जो होते हैं, कपड़े वाली फैक्ट्रियां होती है, वहां कपड़ों को रंगने में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में इसका प्रयोग। अभी तक आप लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को भी स्टडी कर लिया, जाना कि कौन कौन ऐसे यूजेज हैं, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक, जिसको हम लोग बेसिस कहते हैं, बेसिस। क्षारक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, तीखा होते हैं। ऐसे पदार्थ, याद रखेंगे इसकी डिफिनीशन, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, और चेंज क्या करते हैं? तो लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करते हैं, जबकि इसके अपोजिट में क्या देखा था किसमें? अम्ल में। तो वे नीले को लाल में चेंज कर रहे थे, ये किस में चेंज करते हैं? तो लाल लिटमस को नीले में चेंज करते हैं। कौन? क्षारक। तो समझ में आया आपको कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इसमें भी दुर्बल क्षारक होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेसिस और दुर्बल क्षारक।
क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। याद रखेंगे इसमें भी। पहले जानेंगे प्रबल क्षारक क्या होते हैं। प्रबल क्षारक वे क्षारक हैं जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अब वियोजित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। और वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। तो आपको क्लियर हुआ। यहां आप लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे KOH, इसका एग्जाम्पल है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जबकि दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे, AlOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर थ्राइस है, 3 है, आप लोग इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा है NH4OH, NH4OH। ये 2 क्या है, दुर्बल क्षारक है, और ये 3 यहाँ पर हमने प्रबल क्षारक के उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर अब भौतिक और रासायनिक गुण देखेंगे। क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो पहले भौतिक गुण पढ़ लेंगे, तब रासायनिक गुण पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसमें जानेंगे कि क्षारक जल में विलेय होते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला भौतिक गुण है, साधारण रूप से कैसे पहचानेंगे कि क्षारक जो होते हैं क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। दूसरा गुण है, क्षारक लाल लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, नीले में चेंज कर देते हैं। चौथा गुण है, क्षारक स्पर्श करने पर साबुन की तरह लगते हैं, मतलब इनका बिहेवियर जो होता है, टच करने पर, छूने पर साबुन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब लगते हैं, व्यवहार करते हैं। और अगला गुण है इसका भौतिक गुण, अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रकृति संक्षारक होती है। यह प्रकृति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। कह रहा है कि इसकी भी प्रकृति जो होती है क्षारक की, ये भी क्या होती है, अम्लों की तरह ही होती है, लेकिन ये थोड़ा उनसे कम संक्षारक होते हैं। अम्लों की अपेक्षा ये कम संक्षारक होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति भी क्या है, संक्षारक होती है। आगे रासायनिक गुण में देखेंगे धातुओं के साथ क्रिया। अब रासायनिक गुणधर्म में देखेंगे धातुओं के साथ क्रिया, क्षारक की। धातुओं के साथ क्रिया। अभिक्रिया ये भी दे देता है आपको रिएक्शन के लिए क्या होता है जब धातुओं की क्रिया क्षारक के साथ होती है। रिएक्शन सिर्फ आपको देना होता है, तो आप लोग रिएक्शन आप लोग नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, मतलब ये प्रबल क्षारक जो होते हैं धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे जिंक,
की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक है। जब इसकी क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? तो बन रहा है यहाँ पर सोडियम जिंकेट, Na2ZnO, Na2ZnO, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। तो आप लोगों ने देखा कि जब जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है तो सोडियम जिंकेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है। आगे दे रखा है एल्युमिनियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्युमिनियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये 2 अणु लिया गया इसका। तो इसकी क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? तो बन रहा है यहाँ पर जल भी लिया गया है, थोड़ा सा इसमें एक और चीज जोड़ लेंगे, जल भी लिया गया है H2O। तो एल्युमिनियम एक धातु है जिसकी क्रिया किसके साथ हो रही है? क्षारक के साथ, प्रबल क्षारक के साथ, साथ में जल भी है। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? जल की भी अणु लिए गए हैं 2, बन रहे हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2NaAlO2, 2NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 2NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और यहाँ 3 हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जाना किसके बारे में कि एल्युमिनियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? क्षारक के साथ हो रही है, और जल के साथ तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब देखेंगे किसके साथ अभिक्रिया, तो दे रहा है धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं किसकी, इन क्षारक की। हम रिएक्शन डायरेक्ट दे देते हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है स्टूडेंट्स? इसकी क्रिया हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किसके साथ हो रही है? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है। तो क्या बनेगा? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लें कि जैसे आप लोग घर का पेंट करते हैं चूने से, बुझा हुआ चूना ही होता है ये। तो जब चूना से पेंट किया जाता है, घर को रंगा जाता है, तो कुछ देर बाद उसमें लाइटिंग आ जाती है, प्रकाश चमक आ जाती है। जब वो सूख जाता है तो उसमें चमक आ जाती है। अर्थात वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है, जिससे उसमें चमक आ जाती है। किसमें? बुझे हुए चूने में जब सूख जाता है तो उसमें चमक आ जाती है। तो क्या बनता है, यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है उसको नोट कर लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और क्या बनेगा स्टूडेंट्स? और हाइड्रोजन गैस और जल बनेगा। यहाँ पर जल विस्थापित हो जाएगा, जल उड़ जाता है। तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो लाइट शाइनिंग आने लगती है, और ये जल क्या हो जाता है? वहां से वाष्पित हो जाता है। मतलब उस जब दीवार को रंगा जाता है तो यह यहाँ से वाष्पित हो जाता है। आगे देखेंगे, इसका उपयोग देख लेते हैं, किसके? क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग, अम्लों के भी उपयोग आप लोगों ने पढ़ा था, यूजेज ऑफ एसिड, यूजेज ऑफ बेसेस। हाँ, याद रखेंगे। पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस,
OH का होल थ्राइस। इसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। एंटासिड प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है और वस्त्र बनाने में किया जाता है। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OS अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग कहाँ होता है आप लोग जानेंगे। इसका प्रयोग होता है साबुन तथा धावन पाउडर, धावन सोडा जिसको बोला जाता है, के निर्माण में। साबुन तथा धावन सोडा के निर्माण में होता है इसका उपयोग, और रेयान के निर्माण में भी तथा कागज व लुगदी के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ चूना है। इसका उपयोग होता है चमड़ा उद्योगों में, खारे जल को मृदु बनाने में भी होता है इसका उपयोग, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो कहाँ कहाँ, तो आप लोग फिर से इसका जान लेंगे। चमड़ा उद्योगों में, खारे पानी को मृदु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो आप लोगों ने क्षारकों के उपयोग भी देख लिया, पढ़ लिया। यदि पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। यहाँ एक और चीज है, क्षारक और क्षार को जानेंगे। क्षारक जिसको आप लोग बेसिस कहते हैं, और एक होता है क्षार जिसको एल्कलीज कहते हैं, एल्कली। इसके बारे में जानेंगे कि क्षारक क्या है और क्षार क्या है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ऐसे ये क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक आप लोगों को हमने जस्ट बताया कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले में चेंज करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। लेकिन कुछ इसी में से क्षारक होते हैं जो जल में विलेय होते हैं। कुछ इसी मतलब सभी क्षारक जल में विलेय नहीं होते हैं। जो जल में विलेय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ऐसे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे हम पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है जब अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है। क्षारक की अभिक्रिया, इसी को क्वेश्चन क्या देगा स्टूडेंट्स, इसी को दे देता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम यहीं से इसको भी सर्टिफाई कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, यहाँ पर आपको बता दें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, या अम्ल और क्षार की क्रिया अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। मतलब लवण बनता है और जल का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है, परस्पर अभिक्रिया होती है, तो लवण और जल का निर्माण होता है, उसी को जिस नाम से जानते हैं वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोगों ने जाना कि जब अम्ल और क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, इसकी क्रिया किससे कर दीजिए आप लोग भैया, कर दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये क्षार है, ये हो गया अम्ल,
ये हो गया क्षारक। क्या बना यहाँ पर बना सोडियम क्लोराइड और जल। ये हो गया साधारण नमक का सूत्र और ये हो गया जल। तो आपने रिएक्शन क्या दिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का रिएक्शन पूछेगा तो यही होगा, अम्ल और क्षारक की क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। ये लवण हो गया, ये हो गया जल। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोगों ने जाना किसे कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्लियर हुआ। यहाँ पर सूचक थोड़ा पढ़ लेते हैं, तब आगे हम आगे के रिएक्शनों को पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं। इंडिकेटर्स, सूचक, इंडिकेटर्स। इसमें भी शॉर्ट नोट पूछ देता है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं। तो याद रखेंगे, सूचक के बारे में जानेंगे कि सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो हमें अम्ल और क्षारक की जानकारी गंध और रंग में परिवर्तन करके देते हैं। अर्थात रंग और गंध में परिवर्तन करके अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं, वे सूचक कहलाते हैं। वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल देखेंगे सूचक, नेचुरल सूचक कौन कौन है, प्राकृतिक सूचक, सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स। पूछा सूचक क्या है, तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया में या विलयन में अम्ल और क्षार की जानकारी देते हैं, रंग और गंध में परिवर्तन करके, ये सूचक कहलाते हैं। और दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन आएंगे, तो आप लोगों का पहला था जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, लिटमस, लिटमस पेपर। दूसरा है हल्दी, जिसको कहते हैं टर्मरिक, दूसरा है हल्दी। और हो जाएगा लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का रस। ये क्या है, ये सब प्राकृतिक सूचक है। जबकि संश्लेषित सूचक, मतलब जो बनाए गए सूचक होते, कृत्रिम सूचक इसी को कहते हैं। तो संश्लेषित सूचक में कौन कौन आएंगे, फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, फिनाल्थेलिन, फिनाल्थैलिन। और दूसरा है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ये दो ऐसे सूचक हैं जो संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, मतलब कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं जो गंध के द्वारा अम्ल और क्षारक की जानकारी देते हैं, जैसे वैनिला, प्याज, लौंग।
तो गंधीय सूचक, गंधीय सूचक गंध द्वारा हमें अम्ल और क्षार की जानकारी देते हैं। तो कौन कौन हो जाएंगे? लौंग, वेनिला, वेनिला और प्याज भी हो जाएगा, प्याज। तो क्या हो गए? गंधीय सूचक हो गए। अब हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं सूचक के बाद इस टॉपिक से। लवण क्या होते हैं, लवण के बारे में जानेंगे। अम्ल के बारे में आप लोग जाना, क्षार के बारे में और लवण के बारे में आप जानेंगे। लवण, साल्ट्स जानेंगे इसके बारे में कि लवण क्या होते हैं। तो याद रखेंगे हमने क्या बताया था, जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया होती है, जब अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया होती है तो क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? लवण और जल बनते हैं। तो यहाँ पर लवण किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षारक परस्पर संयोग करते हैं, परस्पर उनकी क्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है, साथ साथ जल भी बनता है। जैसे जैसे आप लोग लिखेंगे, अम्ल में हो जाएगा HCl और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर बनेगा NaCl और यहाँ बनेगा जल। तो आप लोगों ने क्या लवण के बारे में जाना कि अम्ल और क्षारक की क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। आगे और जानेंगे। इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। नमक का सूत्र है साधारण नमक का NaCl। यदि पूछा जाए कि साधारण नमक क्या है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के परस्पर अभिक्रिया द्वारा साधारण नमक और जल बनते हैं। आगे कास्टिक सोडा पढ़ेंगे। यदि इसका उपयोग पूछेगा सोडियम क्लोराइड का, खाने वाले नमक का सूत्र उपयोग पूछेगा तो कहाँ कहाँ होता है? तो खाने में होता है, भोजन सामग्री बनाने में इसका उपयोग होता है और इसके अतिरिक्त परीक्षण के रूप में भी होता है। अनेक रसायनों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। किसके उपयोग में? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी साधारण नमक का उपयोग होता है, NaCl का उपयोग होता है। और भी उपयोग दिया है, आप लोग किताब से पढ़ लेंगे। जैसे दिया है इसका उपयोग सोडियम धातु क्लोरीन के निर्माण में विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। इसका प्रयोग सोडियम धातु तथा क्लोरीन के निर्माण में करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा क्या है? कास्टिक सोडा हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस लिख लेंगे, आप लोग जान लेंगे। कास्टिक सोडा कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसकी क्रिया जब किसके साथ होती है तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब जल के साथ होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे,
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को जानना है क्या कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, एक्वस फॉर्म में है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन है, इसमें जल मिलाया गया है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या आप लोग प्रवाहित करा रहे हैं भैया? विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड और में के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है स्टूडेंट्स? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड था। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और साथ साथ क्लोराइड भी उत्पन्न करता है। क्लोरीन गैस, क्लोराइड भी यहाँ उत्पन्न कर रहा है और साथ साथ क्या उत्पन्न हो रहा है स्टूडेंट्स? और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो आप लोगों ने देखा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। इन्हें क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, इन्हें क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। आगे इसका उपयोग जानेंगे। इसका उपयोग है, इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें होता है स्टूडेंट्स? इसका उपयोग साबुन बनाने में तथा अपमार्जकों को बनाने में होता है। दूसरा है कृत्रिम वस्त्र, रेशे, कागज निर्माण में होता है। बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में भी होता है। तेल शोधन तथा रंगकों एवं व्यंजकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो फिर से समझ लेंगे इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में, कृत्रिम वस्त्र, रेशे, कागज निर्माण में, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में, तेल शोधन तथा रंगकों एवं व्यंजकों के निर्माण में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे विरंजक चूर्ण। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो आप अभी जस्ट पढ़ रहे हैं। कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है और विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम लिख लेंगे पहले। रासायनिक नाम ये भी पूछा जाता है, केमिकल नेमिंग। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोराइड ऑफ लाइम। या एक और नाम से जाना जाता है, नाम याद रखेंगे, घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम। ये आप लोगों ने इसका रासायनिक नाम देखा, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरीनेटेड लाइम इसका नाम है। इसका सामान्य नाम जानेंगे। सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका अणु सूत्र लिख लेंगे आप लोग। अणु सूत्र दे रखा है इसमें 127। अणु सूत्र है CaOCl2, CaOCl2। इसका अणु भार है 127। ये सब आपको याद रखने हैं। इसका अणु सूत्र याद रखना है और अणु भार भी याद रखना है। हाँ, निर्माण विधि पूछता है, विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि। तो निर्माण विधि आप लोग नोट कर लेंगे। विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि। पहला इसमें लिखेंगे, विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। आप लोग इसको लिख लें, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना। इसकी क्रिया किससे होगी? Cl2 क्लोरीन से होगी। तो क्या बनेगा? CaOCl2। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CaOCl2, जिसको आप लोग विरंजक चूर्ण कहते हो। इसी का निर्माण आप लोगों को करना था। निर्माण विधि पढ़ रहे हैं तो शुष्क बुझा हुआ चूना की क्रिया किसके साथ हो रही है? क्लोरीन के साथ हो रही है। तो हमें क्या मिल रहा है? विरंजक चूर्ण मिल रहा है। साथ में यहाँ पर जल भी निकल रहा है, जल भी यहाँ से रिलीज हो रहा है, बन रहा है। इसके भौतिक गुण जान लेंगे। विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या क्या है? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह जल में अल्प विलेय है तथा जल में अल्प विलेयता के कारण इनमें घुलित अशुद्धियां हैं। ये जल में पूर्ण रूप से विलेय नहीं है, अपूर्ण रूप से विलेय है, कुछ अशुद्धियां भी रह जाती हैं। आगे इनका जलीय विलयन दुधिया होता है। इनका जो जलीय विलयन होता है, जल में या विलय होता है तो किस कलर का होता है? दुधिया रंग का होता है। इनमें से क्लोरीन की गंध भी आती है, इनमें क्लोरीन की गंध भी आती है, क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी इसमें क्या है? अवेलेबल है। रासायनिक गुण में देखेंगे, गर्म जल के साथ क्रिया। इसकी क्रिया, विरंजक चूर्ण की क्रिया किसके साथ? गर्म जल के साथ। विरंजक चूर्ण की क्रिया गर्म जल के साथ। गर्म जल के साथ। तो आप लोग इसको कर लेंगे। तो CaOCl2 इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है? गर्म जल के साथ। विरंजक चूर्ण हो गया, इसकी क्रिया जल के साथ। ये हीटिंग वाटर है, गर्म जल है। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, वही बुझा हुआ चूना प्राप्त हो रहा है।
और क्या बन रहा है यहाँ पर, क्लोरीन गैस बाहर हो रही है। यहाँ से क्लोरीन गैस क्या हो रही है, बाहर हो रही है। इसका मतलब है तीर का निशान का मतलब यहाँ क्लोरीन गैस बाहर हो रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पर रासायनिक गुण में किसका गर्म जल के साथ क्रिया देखा, किसका, विरंजक चूर्ण का। आगे हम जानेंगे इसका यूजेज। उपयोग जानेंगे, तो उपयोग में आप लोग नोट कर लेंगे, यह जीवाणुनाशक के रूप में, इसका मतलब विरंजक चूर्ण को जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट करने में। दूसरा, जल को शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जल को शुद्ध करने में। और ऑक्सीकारक के रूप में, तथा चीनी को सफेद रंग, जो चीनी में सफेद रंग होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, और ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी इसका उपयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। सोडा बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साधारण नाम खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसको घर में खाने वाली वस्तुओं को बनाने में होता है। इसका अणु सूत्र NaOH CO3। अणु सूत्र NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु भार 84 होता है। होता है। ये बेकिंग सोडा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रहे। इसका निर्माण विधि जानेंगे। निर्माण विधि पूछता है कि बेकिंग सोडा का निर्माण विधि क्या है, कैसे है, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे। निर्माण विधि, तो बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे के का निर्माण विधि क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से होता है। कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से होता है। तो यहाँ पर आप लोग सूत्र लिख लेंगे। सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं
सोडियम कार्बोनेट, इसकी संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और साथ में जल भी मिलाएंगे और हमारा फॉर्मेशन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? भौतिक गुण जानेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय होता है। ये क्या है? जल में विलय है। रासायनिक गुण, इसमें ऊष्मा का प्रभाव दिया है, जल अपघटन, अम्लों के साथ क्रिया, धातुओं के लवण के साथ क्रिया, ये सब क्रिया दे रखा है जो आप लोग किताब से पढ़ लेंगे। हाँ, यूजेज बता देंगे इसका उपयोग आप लोगों से पूछता है। यूजेज कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो पहले तो खाना बनाने में और बेकरी उद्योगों में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। तो पहला आप क्या लिखेंगे इसमें उपयोग में? आमाशय की अम्लता को दूर करने में, जिसको क्या हो जाता है, खट्टी ढकारें आती है, तो खट्टी ढकारों को दूर करने में इसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, दवा के रूप में यूज किया जाता है। प्रति अम्ल कहते हैं उसको, प्रति अम्ल कहते हैं जो खट्टी ढकारों को दूर करता है। दूसरा, झाग युक्त पेय पदार्थ व गोलियां परिवार नियोजन की जो गोलियां होती हैं उनको बनाने में भी इसका यूज होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मुक्त करता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? तो आग बुझाने में वहाँ यूज करता है, अग्निशामक यंत्रों में। अगला, बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग होता है। चर्म रोगों के निदान में भी इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी होता है। कच्चे दूध के फटने के समय, मतलब कच्चे दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने में इसका उपयोग होता है, अर्थात दूध में मिला देने से वह दूध कुछ देर तक नहीं फटेगा, क्योंकि दूध में जो अम्ल की मात्रा होती है इसको डालने से उसकी अम्लीयता को दूर कर देता है। इस कारण दूध कुछ देर तक नहीं फटता है। जो दूध वाले जो होते हैं इसका उपयोग करते हैं, दूध में मिला देते हैं, या दूध शाम तक नहीं फटता है। अब धावन सोडा के बारे में जानेंगे। धावन सोडा या धोने का सोडा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। धावन सोडा, धावन सोडा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, धोने का सोडा। जिसको वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। वॉशिंग पाउडर जो आप लोग कपड़े उपड़े धोते हैं वही पाउडर है, वॉशिंग पाउडर। इसके बारे में जानेंगे, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट सोडियम
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो गया। और साधारण नाम क्या है? धावन सोडा या सोडा एस भी कहते हैं, धावन सोडा या धावन सोडा या सोडा एस। इसका साधारण नाम हो गया। आगे जानेंगे इसका अणु सूत्र Na2CO3 10H2O। अणु सूत्र Na2CO3 into 10H2O। इसका अणु सूत्र हो गया। और इसका अणुभार नोट कर लेंगे। अणुभार होता है 286। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 into 10H2O। निर्माण विधियां देखेंगे। सोडियम क्लोराइड के ठंडे सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। 3 स्टेप में पूर्ण होता है स्टूडेंट्स। पहले क्या किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो कैसे बनता है? तो सोडियम क्लोराइड, इसको मिटा देते हैं, इसका निर्माण देख लेंगे। फॉर्मेशन कैसे होता है इसका? इसमें क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, मिलाने से क्या बनता है? बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और यहाँ NH4Cl प्लस NH4Cl। ये बनता है स्टूडेंट्स। मतलब सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। फिर क्या किया जाता है सेकेंड स्टेप में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टरित करके पृथक करके सुखा लेते हैं तथा गर्म करते हैं। गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यहाँ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ गर्म कर लेंगे। गर्म करने पर क्या बन रहा है? तो गर्म करने पर या उष्मा देने पर बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और क्या बने? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? इस प्रकार
अजल सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार कहलाता है। इस प्रकार अजल सोडियम कार्बोनेट क्या कहलाता है? सोडा क्षार कहलाता है। अजल सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है तथा क्रिस्टलन जल से जल के 10 अणु युक्त धावन सोडा क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे सोडियम कार्बोनेट इसकी क्रिया किससे होगी? जल के 10 अणुओं के साथ क्रिस्टलन किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणुओं के साथ क्या किया जाता है? क्रिस्टलन किया जाता है। तो हमको जो प्राप्त होता है Na2CO3 × 10H2O, ये हमें प्राप्त होता है, जिसको हम लोग धावन सोडा कहते हैं। यही हमको बनाना था। तो कैसे बना है? फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है? तो फर्स्ट स्टेप में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और जल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ मिलाकर हमको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया गया है। सेकेंड स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया गया है। और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है वो क्या है? अजल सोडियम कार्बोनेट है। अजल सोडियम कार्बोनेट है, जिसको सोडा क्षार भी कहते हैं। जबकि इसको हम जल के 10 अणुओं के साथ क्रिस्टलन करके हम लोग धावन सोडा प्राप्त कर लिए हैं। यूजेस जान लेंगे। यूजेस उपयोग इनका, यूजेज इसका धावन सोडा का उपयोग क्या है कपड़े धोने में? पहले जानेंगे। धावन सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा, कांच, कागज व बोरेक्स उद्योग में होता है। तीसरा, पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। धातु कार्बोनेटों के निर्माण में होता है। कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने तथा वस्त्र धुलाई के लिए होता है। वस्त्र धुलाई के लिए जो अपमार्जक बनते हैं, अपमार्जक साबुन सरफ जिसको कहा जाता है, उसमें होता है बनाने में। बेकिंग पाउडर, पेंट, रंजक तथा सुहागा के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये यूजेज हो गए, कम से कम 3 से 4 याद रखेंगे। हमने तो आपको 5-6 बता दिए। आगे आप पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रासायनिक नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट साधारण नाम। इसका साधारण नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र लिख लेंगे, अणु सूत्र। CaSO4 ×
हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका अणुभार लिख लेंगे 136.114। अणुभार लिखेंगे 136.134। ये क्या हो गया, इसका अणुभार हो गया। ये सामान्य जानकारी रही। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, अणु सूत्र कैल्शियम सल्फेट बाई 1/2 H2O और अणुभार 136.134। अब इसका निर्माण विधि जानेंगे। फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, निर्माण कैसे किया जाता है। तो एक जिप्सम होता है, उसी से बनाया जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, जिसको जिप्सम कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड जिसको जिप्सम कहा जाता है, को 120 अंश ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। मतलब जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जिप्सम, इस जिप्सम को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो हमको प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपसे यदि पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो जब जिप्सम को या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड को 120 सेंटीग्रेड ताप पर हीट करते, गर्म करते हैं, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो निर्माण विधि भी आप लोग जान गए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर जल के अणु बाहर निकलते हैं, कितने, 3/2 H2O, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। आगे इसका क्या नोट कर लेंगे, भौतिक गुण जानेंगे। तो यह सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है। सफेद रंग का चूर्ण होता है यह, और जल में घुलता नहीं है, विलेय नहीं होता है। रासायनिक गुण, इसमें ऊष्मा का प्रभाव दिया है, जल से क्रिया दिया है। जल से क्रिया जब इसकी होती है तो इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। जब जल से क्रिया कराएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम बन जाता है, जल से जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यह क्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। उपयोग जानेंगे, इसका उपयोग ज्यादा पूछा जाता है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यूजेज। तो पहला इसका उपयोग बहुत फेमस उपयोग है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है और सजावटी सामान, मूर्तियां और खिलौने निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों और खिलौने और सजावटी सामान बनाने में जिप्सम का उपयोग होता है। अब मुख्य रूप से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया, आप लोगों को हमने बताए वे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और अध्याय 2 विज्ञान के अध्याय 2 में आप लोगों ने डिवीजन भी किए और उन क्वेश्चनों को जाने जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो
इस वीडियो को यहीं तक रहने देते रहें, जुड़े रहिए इस